जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मैं और मेरी अहलिया शनीला अम्मार आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात हो रही है। और कल से मुल्क में कोहराम मचा हुआ है। इमरान खान साहब ने एक इंतहाई गैर दानिशमंदाना इंटरव्यू दिया और एक ऐसे शख्स को इंटरव्यू दिया जिसकी डुअल नेशनैलिटी भी है। एक चैनल को भी ऐसे इंटरव्यू दिया जो मुतनाज़ा है, और फिर उसमें जो गुफ्तगू की गई वो तो इंतहाई मुतनाज़ा गुफ्तगू है और जाने उसका क्या मकसद था। अच्छा, वो बात हो गई। फिर उसके बाद हमारे यहाँ हमेशा की तरह रवाज होता है कि नहीं, इमरान खान ने ये नहीं कहा, असल में बात को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया है। तो उस पर भी कुछ बात करेंगे और कुछ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि मरीम नवाज़ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान के जहरीले बयानिए का किस हद तक तोड़ हो सकता है। तो पहले आपकी राय जानते हैं। इमरान खान साहब ने जो कल समी इब्राहिम को इंटरव्यू दिया, वो कहना क्या चाहते थे, करना क्या चाहते थे? देखिए, जो वो कहना चाहते थे वो बिल्कुल क्लियर था। इमरान अब एक ऐसा बच्चा बन चुका है घर का कि जो अपना पसंदीदा खिलौना लेने के लिए घर को भी तोड़ सकता है या घर को भी आग लगा सकता है। पहले उन्होंने ये कोशिश की कि वो रोए पीटे, उन्होंने फिर आखिर में आके धमकियां देना शुरू कर दी। अब बददुआओं पे उतर आए हैं। तो आखिर में जाके ये जहनी कैफियत भी हो सकती है कि वो मतलब जैसे बच्चा होता है ना कि घर को आग लगा दे, उनकी वही वाली जहनी कैफियत आ चुकी हुई है। और कल का जो बयान था जी बड़ा क्लियर था। मुझे ये नहीं समझ आई, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, चले मैं तो अपना बाद में दूँ कि वाकई इस बयान को क्या सियाक़ो सबाक़ से हटके देखा गया? क्योंकि कल से उनके जो मेंबरान थे पार्टी के और जो कुछ उनके हमायती सहाफ़ी थे, वो सब जो थे वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, इस बयान को उस तनाजुर में नहीं देखा गया। वो दरअसल समझाना चाह रहे थे कि जब इकॉनमी कमज़ोर होती है तो मुल्क में एक्चुअली होता क्या है। तो आप मुझे ज़रा बताएं कि उनका बयान सियाक़ो सबाक़ से हटके देखा गया? पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने जिस नफ़रत का मुज़ाहरा किया इस मुल्क से, अफवाज पाकिस्तान से और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट से, वो बड़ा वाज़े हो गया इस इंटरव्यू। वो एक प्लांटेड इंटरव्यू था और उनका मकसद यही था कि अब अगर उनको हुकूमत नहीं मिल रही, उनको इक़्तिदार नहीं मिल रहा, तो भाड़ में जाए ये मुल्क, भाड़ में जाए इसका एटमी प्लांट, भाड़ में जाए ये फ़ौज, भाड़ में जाए इसके अवाम। ये जो दूसरा एंगल आ गया कि भाई इमरान खान साहब के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह होता रहा है। सरकारी तर्जुमानों का या पार्टियों के तर्जुमानों का जब कोई लीडर हमाकत कर लेता है तो उनका यही तर्ज़ अमल होता है। आपको याद होगा अल्ताफ़ हुसैन साहब तकरीरें करते थे, बाज़ औक़ात होश में भी नहीं होते थे। उस वक्त उनका इतना ज़्यादा होल्ड था मुल्क पर कि पूरा पाकिस्तान उनकी तकरीरों पर को दिखाता था। उस ज़माने में कभी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बड़ी माइन्यूट डिटेल में चले जाते थे और कभी वो बोरी बंद लाशों का जिक्र करते थे, कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते थे। और अगले दिन बेचारे मुश्किल में फंसे हुए तर्जुमान यही बात करते थे कि भाई के बयान को सियाक़ो सबाक़ में नहीं देखा गया। तो ये उनकी मजबूरी है और जो कुछ इमरान खान डैमेज कर चुके हैं अब उसका कुछ मुतबादल नहीं हो सकता। अब ये सरकारी तर्जुमान, इमरान खान के तर्जुमान कुछ भी कहते रहें, अब उसका हल नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने जो बात की है वो बड़ी क्लियर कट की है। उन्होंने इस मुल्क से, इस मुल्क के आइन से, इदारों से बराह रास्त नफ़रत का इजहार किया। इसमें कोई सियाक़ो सबाक़ वाली कहानी है ही नहीं। आप जितनी कोशिश करें इस बात को डालने की कि नहीं असल में कहना वो क्या चाहते थे, स्लिप ऑफ टंग हो गया, ये भी अभी थोड़े दिनों तक आप सुनेंगे, लेकिन अब ये कोई हरबा कारगर नहीं हो सकता। और ये सियाक़ो सबाक़ वाली कहानी जो है ना, ये मेरे ख्याल में इमरान खान की सियासत के साथ ही गहरे पाताल में गर्क हो गई है। देखिए, आप उनका बयान देखें, अगर आप इकॉनमी के ऊपर बात करते हैं, जो उन्होंने कहा कि जी जब इकॉनमी जो होती है मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, ये आए हैं तो स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, इकॉनमी पे डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। जब डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो वही जो हुआ जो यूक्रेन में हुआ। पहले तो खान साहब मुझे ये बताएं कि ये इकॉनमी डिफ़ॉल्ट जो है वो इस हुकूमत की वजह से करके गई है। आपकी तो ऑडियोसिटी के ऊपर मुझे हैरत होती है कि आप कैसे ये बात कह सकते हैं इकॉनमी के बारे में, जबकि इस इकॉनमी को इस जगह पर पहुँचाने वाले आप हैं।
नवाज लीग जो थी वो आपको 18 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व छोड़ के गई, आप 10 अरब के छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, आप 1 साल तक आईएमएफ के पास नहीं गए, आप सरवाइव कर गए हैं। यहाँ पे आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ रहा तो रोला पड़ गया कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब होगा, आईएमएफ के पास जाएँ। वो 6.1 पे जीडीपी छोड़ के गई, आप 5.9 पे छोड़ के कह रहे हैं मेरी इकॉनमी बहुत अच्छी है। वो 4% पे इन्फ्लेशन छोड़ के गई, आप 13% के ऊपर इन्फ्लेशन छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने 24 अरब के कर्जे 10 सालों में लिए उन दो हुकूमतों ने, आपने उसको 43 अरब डॉलर पे जाके पहुंचा दिया। मतलब इकॉनमी के साथ बुरा हाल आपने किया और आप बता रहे हैं कि जब इकॉनमी डिफॉल्ट, इसका मतलब तो कि आप डिफॉल्ट करवा के इस हुकूमत इस पाकिस्तान को इस नहज पे लाना चाहते थे, क्योंकि सारा किया धरा तो आपका अच्छा, है। इसमें ये भी बात है, ये लोगों को ये बात समझनी चाहिए। 22 करोड़ लोगों का मुल्क, इतनी जिसके अच्छा खासा ज़र मुबादला भी किसी ज़माने में हमारे बैंकों में था, वो 4 हफ्तों में तो तबाह नहीं हो सकता। तो इसकी तबाही जो है इमरान खान साहब ने आगाज़ किया 2018 से। अब जो ज़ख्म है उनको मुंदमिल करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इस कदर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा गया है कि ये 4 हफ्तों में, 4 महीनों में ये मामला ठीक नहीं हो सकता। कोई भी हुकूमत अगर आएगी, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती, उन्हें टाइम लगेगा और चीज़ें बेहतर करने में उन्हें अंदाज़ा था, बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था कि इस मुल्क की इकॉनमी के साथ क्या खेल खेला गया है और अभी इसको ठीक करने के लिए टाइम चाहिए। देखिए, आप इनके कौन कौन से बयानात को कहेंगे कि सियाको सवाक से हटके? क्या ये नहीं कहते रहे कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है और इस मुल्क के अंदर एक ही इदारा जो कह रहा है हम न्यूट्रल नहीं, सियासत में नहीं आएंगे? आपका मसला क्या है? आपका मसला ये है कि आप उस इदारे को कह रहे हैं कि सियासत के अंदर आओ, मुझे इक़्तिदार दो। आप हर चीज़ को मशरूत कर देते हैं अपनी सलामती के साथ कि अगर मैं इक़्तिदार के अंदर तो पाकिस्तान रहेगा, मैं इक़्तिदार के अंदर तो पाकिस्तान सलामत रहेगा, मैं इक़्तिदार के अंदर तो न्यूक्लियर हथियार। जबकि आपने पहले भी एक दफ़ा न्यूक्लियर हथियारों के बारे में बात की कि इनके होते हुए पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट महफूज नहीं। तो ISPR की तरफ से बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आई थी कि प्लीज़ न्यूक्लियर हथियारों के बारे में इतनी गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाएँ। आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जैसे वो परवेज़ इलाही ने कहा था कि इनकी नैपियाँ बदलती रही इस्टेब्लिशमेंट, आप चाह रहे हैं कि बस मेरी फिर नैपियाँ बदलते रहे। आपके लिए हर तरह की जोड़ तोड़ की गई, इलेक्शन जो थे वो आपके लिए रिग किए गए, आपके लिए आपकी तहादी जमातें आपके लिए बना के दी गई, आपको हर तरह का इन्वायरमेंट दिया गया, आप डिलीवर नहीं कर सके, आपको आईनी तरीके से हटा दिया गया। ये भी बयान क्या सियाको सबाक से हटकर था? आपने कहा था कि इन चोरों डाकों को लाने से बेहतर पाकिस्तान के अवाम पे एटम बम गिरा दो। यानी आप ये कहते हैं कि मैं इक़्तिदार में रहूँ तो सब कुछ ठीक है। आप जब बात नहीं, आप कहते हैं एहसान जताना शुरू करते हैं, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था। भाई अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था तो शुक्र अदा करके हमारी जान छोड़ देना। आपको अल्लाह ने इक़्तिदार नहीं दिया था, चले अल्लाह ने आपको इक़्तिदार भी दे दिया। आपने की कोशिश थी कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना, किसी भी तरीके से आप बन गए हैं, आपने वो इंजॉय कर लिया 4.25 साल का टेन्योर। अब इस मुल्क की जान छोड़ें, इन गैर जिम्मेदाराना बयानात से परहेज़ करें। आपके बयानात जो हैं, जिस तरह आप इस अदारों के ऊपर अटैक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपको ख़तरा होता है तो आप उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं कि मेरा वाला बयान नहीं आ जाए। इलेक्शन कमीशन से आपको ख़तरा होता है तो आप वहाँ उनके खिलाफ बयान देना शुरू कर देते हैं कि आपने नहीं कहा कि टिप्पू सुल्तान का सिपहसालार गद्दार था, मीर जाफ़र और मीर सादक के आप लेते रहे, फिर दूसरे दिन आप बदल गए, आपने नहीं ये तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में ये बात कही थी। किस बयान को हम सियाको सबाक से हट के देखेंगे? वो इनकी सोच है जो जाहिर होती है, वो जो सोच रहे होते हैं वो ही बोलते हैं, कोई चीज़ सियाको सबाक से हट के नहीं होती है। अच्छा, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। मतलब इमरान खान की ज़िंदगी सारी यूटर्न से भरी हुई है। कभी कहते हैं IMF के पास जाना है, मैं गया तो ख़ुदकुशी कर लूँगा, लोग मुंतज़िर ही रहे और हम IMF के पास चले गए। फिर उसके बाद 1000 चीज़ें, शेख रशीद के को क्या कहते थे, और शेख रशीद उनके सबसे बड़े हिमायती। क्या इमरान खान ने माना कि मैंने सियाको सबाक से हट के बात की? शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जाहिर है उन तर्जमानों का काम ही यही होता है। जब बैकलैश आया इदारों की तरफ से, अवाम की तरफ से, और तो फिर जाहिर है उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट ही घड़नी थी और इसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या थी। इमरान खान जिस ख़तरनाक नहज की तरफ जा रहे हैं और जिस तरह इक़्तिदार के हसूल की खातिर मुल्क में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रविश बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पर हमें ज़रूर ये बात भी करनी चाहिए कि जो लोग इमरान खान को बड़े लाड से लाए थे, बड़ा नहला धुला के और नया पाकिस्तान बनाने लाए थे, जिसके लिए मीडिया को मुस्बत रिपोर्टिंग का कहा गया था, वो 4.25 साल तक
तसल्ली से सोए रहे, उन्हें एहसास नहीं था कि इस मुल्क की इकॉनमी के साथ क्या हो रहा है, ये इमरान खान किस किस्म का आदमी है। उन्हें हर शख्स की डिटेल पता होती थी, हर शख्स की फ़ाइल उनके पास बनी है, जज कैसा है, सहाफ़ी कैसा है, किससे मिलता है, क्या करता है, दिन कहाँ गुजारता है, रात कहाँ गुजारता है। तो ऐसे शख्स जो कि अब जो है ना नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है, ऐसे मजहूल शख्स को जब आप इक़्तिदार में लाए थे और 3.5 पौने 4 साल आप इसका इक़्तिदार देखते रहे, तो आपको एहसास नहीं हुआ कि ये शख्स इस मुल्क के साथ क्या कर सकता है, आपके साथ क्या कर सकता है, इस मुल्क की मईशत के साथ क्या कर सकता है। देखिए, उन्होंने जो खिलवाड़ करना था वो उन्होंने कर दिया है। वो जिस जगह पे उन्होंने इस मुल्क को पहुंचाना था पहुंचा दिया। किसी एजेंडे के तहत कर रहे हैं या उनकी नालायकी थी, नाअहली थी जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। लेकिन अब वो ऐसा बच्चा बन चुके हुए हैं जो इक़्तिदार जाने के बाद अब कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है इस मुल्क को, सिर्फ इसलिए कि मुझे इक़्तिदार में रहने दो। और शायद इसकी वजह ये है कि जो इतने उनके खिलाफ करप्शन के केसेस, अभी हमाद अजहर का भी एक करप्शन का केस आ रहा है कि जो उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए लेके वो किए हैं। फराह गोगी का सबको पता है, उससे पहले अद्वियात स्कैंडल सबके सामने है, पेट्रोल का स्कैंडल सबके सामने है, चीनी, आटा, मतलब नाम गिनवाते हैं बहुत से, BRT, मालम जब्बा। तो वो सारी जो करप्शन के खुलेंगे और उनके ताने बाने जाके जहाँ पे मिलेंगे वो सबको पता है। उस डर की वजह से अब आप जो मर्जी बयान दे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम समझ चुके कोई सियाको सबाक से हट के आपका बयान नहीं था। इसमें ये अब मेरे ख्याल में हम आगे चलते हैं। नहीं, इसमें ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान को अब किस तरह रोका जाएगा। ये तो रोज़ नफ़रत की लाठी लेकर लोगों के ऊपर आग बरसाएंगे। इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? जबकि माजी में हमने देखा, अभी हाल ही की बात है, जिस मर्जी सियासतदान को अपनी मर्जी से किसी एंकर ने कोई कागज़ लहराया, अगले दिन उसको साल के लिए जेल में डाल दिया। अब जिस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल कर दिया, जिस मर्ज़ी के फैमिली के ख़िलाफ़ जो बड़ी गलीज़ मुहिम चला दी गई। और गिरफ़्तारी तो मसला ही कोई नहीं था। इमरान खान साहब नैब को ख़ुद चलाते थे, अपनी मर्ज़ी से लोगों की गिरफ़्तारियाँ करते थे, लोगों को अज़ियत देकर उसे इंजॉय करते थे। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इमरान खान को अब क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जा रहा, इमरान खान को क्यों नहीं रोका जा रहा। इतने सारे सबूत हैं। आज उन्होंने फिर ज़मानत ले ली है ना पेशावर हाई कोर्ट से, 3 हफ्तों की राहदारी ज़मानत के मेरे खिलाफ 14 केसेस हैं और FIR दर्ज हुई है तो मुझे किया जाए। और मेरे ख्याल में कुछ सुना भी है कि वफाक उन पर बगावत का मुकदमा बनाने का सोच भी रही है। लेकिन वो ये कि अदालतों से ज़मानतें मिल जाती है, ज़ाहिर है साबिक। लेकिन पहले, अभी थोड़े दिनों पहले क्यों नहीं होता था ये सब कुछ? पहले तो वो भी बेचारे सियासतदान जमानतों के चक्कर में रहते थे, उन्हें तो कोई जमानत नहीं देता था, उन्हें तो भेड़ बकरियों की तरह जेलों में घुसेड़ देते थे। जो आपने इतना एक इन्वेस्टमेंट करके देवता वाला एक इमेज बनाया है ना, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो जो लोगों के दिलों में उनके लिए हमदर्दियाँ हैं वो इतनी जल्दी जाएगी नहीं, क्योंकि एक मसीहा बना दिया गया था ना उनको कि ये आएगा और आपके सारे मसाइल का हल है, ये पाक है, ये साफ़ है और इसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, ये पाकिस्तानी है, ये मुहब्बे वतन है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है और मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में मजीद समझ और इस शख्स को अदालतों ने सादिक और अमीन की क्लीन चिट दी थी। कितना जुल्म है इस मुल्क में, और इस निज़ाम के साथ कैसे कैसे तमाशे करते हैं, कैसे कैसे मोहरों को, कैसे कैसे नाअहल लोगों को हम कहाँ तक पहुँचा देते हैं। इसी हवाले से एक बहुत अहम बात है और वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से है। अकबर एस बाबर बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, PTI के बानी अरकान में से हैं, 7-8 साल हो गए हैं, फ़ाइलें लेकर फिर रहे हैं और फ़ॉरेन फंडिंग के कह रहे हैं सबूत बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक कोई 26 या 36 करोड़ रुपए के सबूत मिले हैं। उनसे बात करें अकबर एस बाबर से तो वो कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये मामला तो अरबों का है। और वाज़े तौर पर इस बात के सबूत हैं कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी में बाहर से फंडिंग आई है, जो कि मुल्क की सलामती के लिए बहुत ख़तरनाक बात है, जो कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन के खिलाफ है। क्यों नहीं आता इसका फैसला? देखिए, 2014 में अकबर एस बाबर फॉरेन फंडिंग का केस लेके इलेक्शन कमीशन में गए और उनका कहना ये था कि $73 लाख जो हैं इनको बाहर से फंडिंग आई है 13-14 ममालिक से। अच्छा, PTI जो थी वो हाई कोर्ट चली गई, जाके स्टे ले लिया 2018 अब तक 80-85 तो इसकी हेयरिंग हो चुकी हुई हैं।
फिर उसके बाद 2018 में जाके स्क्रूटनी कमेटी बनी, उसकी इतनी ज़्यादा वो आ चुकी हैं, हेयरिंग्स हो चुकी हुई हैं। उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके अंदर बहुत से ऐसे अकाउंट्स आए जो इन्होंने छुपाए हुए थे। जब स्टेट बैंक के पास गए तो वो अकाउंट जाहिर हुए कि जिनके ज़रिए इनको फंडिंग आई गई है। पहले तो उन्होंने उन अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, फिर उन्होंने कह दीजिए ये अकाउंट जो है ये जो प्रोवेंशल सदर वगैरह थे उन्होंने खोले, इमरान इस्माइल ने खोला, असद कैसर ने खोला, महमूद खान जो खैबर पख्तूनख्वा के इस वज़ीर उन्होंने खोला पहले, और फिर साबित ही हुआ कि ये इमरान खान के हुक्म पे खोले गए हैं। अब कल उन्होंने उनके जो माहिर टैक्स उन्होंने मान लिया कि जी उनके ज़रिए जो सेंट्रल उसमें फंडिंग आई है। देखिए जो द न्यूज़ के फ़खर दुरानी थे उन्होंने एक स्टोरी की थी, जब इन्होंने लिस्ट दी थी अपने डोनर्स की तो उन्होंने डोनर्स को कॉल किया गया, उनसे पूछा गया, 50% से ज़्यादा लोगों ने कहा हमने तो शौकत खानों में पैसे दिए हैं। यानी कि शौकत खानों के पैसे भी आप पार्टी फंड में आप करते रहे हैं। दूसरा आप देखें कि अगर आप कहते हैं कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है तो आपने छुपाया क्यों है? आपने बहुत से अकाउंट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन से छुपाए हैं, फिर आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आप मजाज नहीं है कि आप स्टेट बैंक से जाके हमारे अकाउंट्स की डिटेल लें। यानी कि आप अगर छुपा कुछ नहीं रहे, आप स्टे के ऊपर स्टे ले रहे हैं। अभी हाई कोर्ट का जब फैसला आया, देखिए एक अमेरिका में एक पाकिस्तानी नेशनल है, उनकी बीवी जो है वो इंडियन है, और इन्होंने भी कोई कभी $29,000 कभी $24,000 4-5 दफ़ा उन्होंने इनको फंडिंग दी हुई है। उनकी अपनी कंपनियां मुंबई के अंदर भी है, और ये आपके पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के अंदर सख्ती से के साथ है कि आप किसी भी गैर मुल्की शहरी या कंपनी से पैसे नहीं ले सकते। अबराज ग्रुप की मिसाल दे लें। फिर अबराज जब इनको अमेरिका से पैसे आए तो इन्होंने एक एफिडेविट अबराज ग्रुप का दे दिया कि उसने कहा जी मैंने $2 लाख इकट्ठा करके जो है इमरान खान के लिए वहाँ से अपनी कंपनी के ज़रिए करके भेजा, और सारे पाकिस्तानी नेशनल ने वो दिया। अबराज कौन है जी? जो $1 अरब का फ्रॉड करके अमेरिका से भागे हुए हैं। बरतानिया में उनका केस चल रहा है, एक अदालत ने उनको अमेरिका के हवाले करने का वो हुक्म दे दिया, अब उन्होंने अपील की हुई है। तो ये सारे ताने बाने जाके जब ना वो मनी लॉन्ड्रिंग से भी मिलेंगे, छुपाने के भी मिलेंगे, खुर्द बुर्द के भी मिलेंगे। अब आप जब देखेंगे जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 1 महीने के अंदर आप इनका फैसला करें, तो ये पार्टी सोचना शुरू हो गई थी कि हम नई पार्टी रजिस्टर करवा लेते हैं, हम अपना साइन चेंज कर लेते, क्योंकि पता है इससे ये होता है कि पार्टी पे बैन लग सकता है या आपसे आपका इलेक्शन सिंबल वापस लिया जा सकता है। लेकिन फिर फ़ौरन वो अपील में गए और वहाँ से उनको कह दिया गया कि नहीं जी आप पे 1 महीने की कदगन नहीं है, तो इनको कोई रिलीफ मिल गया। बात यह है कि जब चीज़ें छुपाई हुई हैं, अगर आपके हाथ साफ हैं तो आप इतने स्टे पे क्यों जाते रहे हैं, इतने हीले बहानों में क्यों पड़ते हैं? कभी ऐसे कहते हैं अकाउंट हमारे नहीं है, कभी मान लेते हैं कि हमारे हैं, कभी उनसे पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, कभी आप डोनर की लिस्ट दे देते हैं, डोनर जो वो कहते हैं हमने शौकत खानम को दिए, कभी अबराज ग्रुप के एफिडेविट सामने आ जाता है। ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं एक दफ़ा आप एक प्रेजेंटेशन बना के इलेक्शन कमीशन को दिखा देते कि जी ये सारा कुछ है, आपको हर रोज़ वकील पे वकील क्यों बदलने पड़ रहे हैं, स्टे पे स्टे क्यों लेना पड़ रहा है? ये वही बात है कि बुनियादी तौर पर चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और इमरान खान साहब हर तरह से अपनी करप्शन को छुपाने के लिए और जो फॉरेन फंडिंग हासिल की है उसको केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा, पहली तो बात ये है कि ये केस में इतनी डिले नहीं होनी चाहिए थी। 2014 से अगर मामलात सही होते, और 2014 से बहुत सारे मामलात सही होते, अगर इमरान खान को उसी वक्त रोका जाता जब ये बिजली के बिल जला रहा था, जब ये सिविल नाफरमानी अनाउंस कर रहा था, जब ये कत्ल व गारत की धमकियां दे रहा था, उस वक्त रोका जाता तो आज इस वक्त मुल्क के ये हालात नहीं होते। अब आखिरी सवाल की तरफ आते हैं जो इस गुफ्तगू का हमने रखा था, वो ये है कि आज मरीम नवाज़ की हेयरिंग थी, और वो हेयरिंग हमने बहुत दफ़ा देखा है कि वो हेयरिंग के बाद खिताब करती हैं मीडिया से। अब उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन क्या जो नफ़रत इमरान खान फैला रहे हैं उसका जवाब मरीम नवाज़ के बयानिए से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो सकता है या नहीं? देखिए मरीम नवाज़ जो है ना, इस वक्त अगर इमरान के बयानिए का कोई तोड़ है तो वो मरीम नवाज़ है। मरीम नवाज़ जब भी आती है वो इमरान के झूठ को एक्सपोज करती हैं, वो इमरान की जो नाअहली है उसको एक्सपोज करती है। इमरान ने जो हुकूमत से निकलने के बाद एक बयानिया बना दिया था अमरीकी साजिश का, और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए उस बयानिए को इतना फैला दिया, सोशल मीडिया के ज़रिए और अपनी तकरीरों के ज़रिए जो इदारों के ऊपर उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया। तो मरीम नवाज़ जब आती है और उनके बयानिए का तोड़ करती है, उसकी वजह से इदारों के ऊपर से प्रेशर भी ख़त्म होता है, वो भी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, फिर आवाम को भी रियलिटी नज़र आती है। अगर मरीम नवाज़ चुप कर जाए, मरीम नवाज़ प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, मरियम नवाज इतने एग्रेसिव टोन ना ले, तो इमरान खान को खुली छुट्टी मिल जाएगी अपना प्रोपेगेंडा और अपना बयानिया फैलाने की, जो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है और नवाज लीग की सियासत के लिए भी नुकसानदेह है। तो मरियम नवाज जो है वो बड़ी बहादुरी, देखें पहले भी अगर कोई इनकी कैंपेन को लेके चलता रहा है और इनकी वोट की इज्जत दो की कैंपेन चलाता रहा, तो सिर्फ मरियम नवाज थे। मरियम नवाज में जुर्रत है, वो बहादुरी के साथ बात करती है, वो खुल के बात करती है, वो डरती नहीं है, वो किसी मसलहत का शिकार नहीं होती, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत में आपको किसी मसलहत का शिकार होना भी नहीं चाहिए। इमरान के झूठ का तोड़ मरियम नवाज ही है, और मरियम नवाज को मैं इस चीज़ के लिए हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, और मेरा ख्याल है कि उनको अपनी ये जारहाना जो सियासत है उसको जारी रखना चाहिए। आज उन्होंने बिल्कुल, जो कल रात को इमरान खान ने एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उसको उन्होंने एक्सपोज किया है, और ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, बात ये है कि मरियम नवाज़ बड़ी भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन इमरान खान को लाने के लिए कोई एक सियासतदान नहीं था, पूरा सिस्टम हाईजैक किया गया था। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि मरियम नवाज़ तो बड़े बुलंद आहंग में बात कर रही हैं, एग्रेशन भी शो कर रही हैं, क्या बाकी निज़ाम उनके साथ है या नहीं? इस पर फिर तफसील से बात होगी, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।